अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, कराची में इलेक्शन पर तनकीद करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों के अगवा, वोटों की खरीदारी, धूस धांधली से मेयर कराची का इलेक्शन आईनो जमहूरियत पर सवालिया निशान है। अगर जमहूरियत को इसी तरह मुसलसल मजाक बनाया जाएगा तो इस पर लोगों का राह साह एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखो, सिराजुल हक साहब हमारी सियासत के सबसे भले मानस और मासूम आदमी हैं। बंदा इनसे पूछे कि भाई इस मरदूद जमहूरियत पे एतमाद था कहाँ जो ख़त्म हो जाएगा, ये समझ से बाहर है। अच्छा, ये जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी नुमाइंदों का गवा, वोटों की ख़रीदारी, ख़रीदो फ़रोख्त, धौंस, दान धांधली, ये तो सब अज्जाए तरकीबी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी पॉलिटिक्स के। ये सिर्फ मुझे नहीं पता कराची में हुआ क्या है, मैं नहीं जानता, मैं एक जनरल कमेंट कर रहा हूँ। ये हमारी जमहूरी हंडिया के जहरीले मसाले हैं सारे के सारे। वो भाई वो अपने लोगों के अगवा की बात कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अवाम अगवा हो चुके हैं, उन्हें कोई गिरवी रखने पे भी तैयार नहीं है। ये IMF की तरफ मुंह करके दौलतियां झाड़ रहे हैं हवा में, इनको नहीं पता। याद है डॉक्टर साहब जब नए नए तशरीफ लाए थे, मैं जानता हूं IMF का यूं है वो हैं। अब ये बेसिकली अगवा के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे एक ज़माने में कॉलोनियलिज्म और तरह का था कि बराह रास्त जाके कब्जा, जैसे बरतानिया ने हिंदुस्तान पे किया। अब न्यू कॉलोनियलिज्म में और तरह का कब्जा होता है, फिजिकल नहीं। उनको इतनी अकल आ गई है कि फिर यहाँ के लोगों की को देखभाल भी करनी पड़ती है। इनका खून चूसो, जिम्मेदारी कोई नहीं। इसी तरह ये जो अगवा के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम ये बुनियादी तौर पे अगवा हो चुके हैं। हुकूमत इन्हें गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, लोग गिरवी रखने पे तैयार नहीं है। मेरी 32 साल हो गए ज़िंदगी, मुझे बाकी भी अगर जो कोई है को माड़ा मोटा टाइम मिल गया, यही करता रहूँगा, जिहाद समझ के करता रहूँगा, अल्लाह पाक की कसम इबादत समझ के करता रहूँगा कि इस जमहूरियत से, ये जमहूरियत या फैशन है या फ्रॉड है। 32 साल, इतनी किताबें, उनके मजमूए, एक चीज़ मैंने ना बिल्कुल उसको चेस किया है इस टारगेट को कि लोगों को समझ आ जाए कि ये जमहूरियत है ही नहीं। तो बंदा इनसे पूछे कि इस फैशन और फ्रॉड के नतीजे में या इसमें जो कुछ होता है उसने क्या दिया है। दो ही तरीके होते हैं ना चीज़ों को देखने के कि अच्छा आपने एक हरकत की है, एक काम किया है, उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा क्या है इन जमहूरियतों का। और जब ये बात करते हैं फौजी मुदाखलत की, याद रखना मैं सैकड़ों बार लिख चुका हूं और 20 बार ये कह चुका हूं, ये इन लोगों की नाहली, बदयांती और खबासत का नतीजा होता है। जो इस मुल्क के बेसिकली मुहाफिज हैं, सरहदों के मुहाफिज, तो अंदर से बेशक लुट जाए, ये दीमक है, ये जमहूरियत नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए दीमक है। ये याद रखना। जमहूर को अगर आपने प्रिपेयर ही नहीं किया तो वो कैसी जमहूरियत है। जमहूर कहते हैं अवाम को, उनकी ना आपने कोई, उन्हें ना तालीम दी, ना उनकी तरबियत की, ना उनको अच्छे बुरे की पहचान दी। ये कीमे वाले नानों के गिर्द नाचने वाले, ये खुदा का खौफ करें आप। तो सिराजुल हक साहब का पता नहीं, आई डोंट नो, भले आदमी हैं, यही उनकी खूबी है, यही उनकी खामी है। वो इस जमहूरियत से किसी खैर की तवक्को रखते हैं तो वो रखते रहें। ठीक है हसन साहब, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। आगे चलते हैं। मरियम नवाज ने जोर देकर कहा है कि पार्टी टिकट कारकर्दगी पर मिलेगा। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बंदा पूछे ये जो पूरे का पूरा खानदान जूतों समेत चढ़ा हुआ है इनकी पार्टी पे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। को समधी हैं, को बेटे हैं, को भतीजे हैं और बहुत दूसरे ननियाली ददियाली रिश्तेदार हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। ये तो लोग हैं ना जो आगे फ्रंट पे आपको दिखाई देते हैं, जी ये हमदा है, जी ये शहबाज जो तो भाई है, तो फलाना है। और कमाल देखो, चंद दिन की हुकूमत आती है, बेटे के अलावा नजर ही कुछ नहीं आता।
मुझे नहीं समझ आती कि इतने नमक हलाल हैं नून लीग वाले। कभी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया को यार तुम्हें और कोई दिखाई नहीं देता? वो की कहते हैं खान पीन नू भाग परी ते धान पनाण नू जुम्मा, जेलें काटे जावेद हाशमी, जलीलो खार हों और बाकी सारे। इनकी बात, अच्छा इनकी क्या परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छा दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस अगर होगी भी कोई सच्ची झूठी, ओए वोटर कहां से लाओगे जो कुदरत ने तुमसे छीन लिया है? और कोई वारदात भी काम नहीं आएगी, मजीद उरियानी होगी, मजीद एक्सपोजर होगा, मजीद एक्सपोज होंगे। ये वोटर खत्म हो चुका है इनका, ये याद रखना। इन पोलिंग बूथ्स पे देखो, बात सुनो, दुनिया तब्दील हो गई है, लोगों ने बनानी है तस्वीरें, बंदा कोई नहीं होना। पीपल्स, ये देखो ये पीटीआई का वर्कर किधर जाता है, घर से निकलता है, नहीं निकलता। इनके पोलिंग बूथ्स पे वीरानी होगी, वो खंडरात का नमूना पेश करेंगे। बुनियादी सवाल है मेरा, अच्छा जी परफॉर्मेंस, टिकट भी, वोटर कहां से आएगा? वोटर आपका जा चुका, और अब कहां जाएगा? घर बैठेगा या किसी और पार्टी में जाएगा, ये बात की बात है। आपका वोटर शोटर कोई नहीं है। हर नए दिन के साथ, हर गुजरे दिन के साथ लोगों के अंदर इनके लिए नफरत में इजाफा हो रहा है। एक होती है ला ताल्लुकी, एक होती है मोहब्बत, एक ताल्लुक के खातिर एक रिश्ता, एक होती है ला ताल्लुकी, वो दूसरा फेज है। तीसरा फेज होता है नफरत का। ये नफरत का फेज है जिसमें ये दाखिल हो चुके हैं, इनको नहीं नजर आ रहा। अच्छा देखो कितने फंड्स अपने बंदों को इन्होंने दिए हैं, काहे के लिए? खाओ भी और लगाओ भी। तो इसलिए करते रहें ये परफॉर्मेंस। देखते हैं हम, इलेक्शन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो होने तो हैं, पता लग जाएगा सारा कुछ किस भाव बिकती है। जी हसन साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान दिया है कि मुल्क की 80% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और ये कि सूद अदायगी पर 60% बजट खर्च होता है, मुल्क में कई हजार अरब का टैक्स चोरी होता है। ये मुझे पता है। आपने इस मनहूस बजट के बारे में सवाल पूछने से बाज नहीं आना, मैं थोड़ा इसको मज़ीद तफसील में बयान करूँगा। मुझे पता है आपने ये ज़रूर पूछना है, और ये बजट लोगों को तो खा गया, हमारे 2 प्रोग्राम्स भी खा गया। ये ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर, अपराइट पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, उनमें एक ही खामी थी कि वो ज़िया की शूरा में थे, बंदे बहुत अच्छे थे। ख्वाजा आसिफ का ये दूसरा बयान है। एक बार उसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि कम से कम वहां बिल्कुल नहीं होती। दूसरा बयान ये है, ये सच्चा है। और मैंने तो एक अखबार में यहां तक पढ़ा कि उसने कहा कि टैक्स चोरों की भारी अक्सरियत तो असेंबली में बैठी है। ये मैंने किसी अखबार में देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, और ये बात कर कौन रहा है? अंदाजा लगाओ, इस हुकूमत का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर अपनी हुकूमत को डिफेंस करने के काबिल नहीं है। सच्चा आदमी है, उसने बात खोल के रख दी है। इस पे ये खुद गौर करें, लोग तो कर ही रहे हैं। और एक बात मैं बताऊंगा आपको, लीगली मुमकिन नहीं है माल मसरूका इस मुल्क का बरामद करना। जो डाके पड़े हैं यहाँ, सबको सब कुछ पता है। पीपल हु मैटर इन दिस कंट्री, दे एग्जैक्टली नो। 19-20 का, 18-20 का, 15-20 का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सबको पता है कि सब ने, जिन जिन लोगों ने वारदातें की हैं वो कहाँ हैं और तकरीबन कितना है। और याद रखना, नाजायज़ माल को नाजायज़ तरीके से ही वसूला जा सकता है। ये वाइट कॉलर क्राइम है भाई, सादा नुस्खे हैं, सादा। 15 दिन के अंदर अंदर तुम देखो इस मुल्क में दौलत के अंबार लग जाएंगे। इनके लाडले चेहते पकड़ के करो हाँ सीधे, 15 दिन की वार्निंग दो कि ले आए। MBS कोई हो तो सुभान अल्लाह। फिर देखो, इसके अलावा मामला कम से कम मुझे तो अब
संभलता दिखाई नहीं देता। बाकी बात बहुत खूबसूरत किया। जिस मुल्क की 80% आबादी, तुम खुद कह रहे हो 2 वक्त की रोटी हो, औकात देखो। 75 साल के बाद भी तुम्हारा मसला क्या है? 2 वक्त की रोटी और डूब ही मरो। कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। बाकी बजट का तो और देखेंगे। सवाब दीदी फंड प्राइम मिनिस्टर का, तो वो ही नहीं संभाला जाता। वो क्या सवाब दीद भाई, सवाब दीदी फंड क्या करना है उसका? ये सवाब वाला सवाब दीदी है कि स्वाद वाला? तो जबरदस्त बात की है। हैट्स ऑफ टू ख्वाजा आसिफ। ठीक है हसन साहब, अब वापस बजट की तरफ आ जाते हैं। विफाकी बजट को आए 1 हफ्ता हो गया, आपका कोई कंप्रीहेंसिव तबसरा सुनने को नहीं मिला था, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, तबसरा मेरा खाक होना था। जो जिस दिन हमारा प्रोग्राम था उस दिन ये मनहूस बजट लैंड किया है। ये हमारा प्रोग्राम भी खा गया, ये तरह मनहूस है। अच्छा देखो बात सुनो, ये माशाल्लाह कितना मनहूस और लानती बजट है, जो नीम सियासी सा भी है, वारदाती सा तो होना ही होना है इसने। अच्छा कि ना आवाम खुश ना IMF राजी, जहाँ की ये मिन्नतें कर रहे हैं। अवाम को तो छोड़ो, ये भेड़ बकरियां भी नहीं समझते, जानवर भी नहीं समझते। IMF भी नहीं राजी, अवाम भी नहीं राजी। अच्छा इस बजट पे तबसरा वैसे ही पाकिस्तान के हर बजट पे तबसरा फजूल है। पूछो क्यों? उसकी वजह है इसने अंडे बच्चे देने होते हैं। ये कोई शुरफा का बजट थोड़ी है, ये तो धंधे के लोगों का, ये तो जवारियों का, वारदातियों का बजट है। इसने अंडे बच्चे देने हैं। मिनी बजट, फिर वो अंडे बच्चे देगा, फिर मिनी बजट। ये इसलिए इस पे बात करना तो फजूल है, लेकिन फिर भी मैं, अच्छा ये इतनी मुनाफिकाना और इतनी मनहूस रवायत है मिनी बजट की। आ जाएगा ये, नहीं तो कुछ और देगा, कोई और लोग आके दे देंगे। चंद मोटी मोटी बातें आप सुन लो। सबसे अहम बात यह है कि कर्ज और सूद की अदायगी हमारी मईशत के लिए कैंसर बन चुकी है, और कैंसर भी वो जो आखिरी मरहले पे होता है। अच्छा कैंसर आपको ज़्यादा अगर तकलीफ दे लगता है तो दीमक कह लो, दरख्त खाया जा चुका है। अच्छा हम लोहे के बने हुए हैं तो ये जंग है, ये तो खानी हो गई आपके इस हिस्से की। अच्छा हुकूमत के पास सूबों को हिस्सा दिए जाने के बाद 4500 अरब होंगे, 4500, जबकि कर्ज और सूद की मद में 5200 अरब अदा करना होंगे। यानी बाकी सब कुछ फिर कर्जों पे, फिर कर्जों के ऊपर सूद। फिर ये किसी ने कहा था कई साल पहले, मेरा ख्याल है चौधरी मोहम्मद अली थे, वो फाइनेंस के आदमी थे। उन्होंने कहा था कि अगर इस मुल्क में कर्जों की रिवाज पड़ गया, ये रिवायत पड़ गई, तो इस मुल्क को कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहा सच हुआ। अच्छा एक बात सुनो, और आपसे ज्यादा पाकिस्तान के अवाम सुने और समझें, वो क्या है कि बेशुमार माफियाज हैं यहां जो टका नहीं देते। नतीजा क्या होता है? अवाम की बोटियां, जिंदा अवाम की बोटियां नोचते हैं। एक मिसाल देता हूं, एक ज़राअत का शोबा देखो, जिसमें 1% जमीन, 1% जमींदारों के पास 22% से ज्यादा जमीन है। और सुनो पाकिस्तान के लोगों, सुनो, 1% लोगों के पास तुम्हारी 22% से ज्यादा जरी जमीनें हैं। अच्छा ये सेक्टर 1800 अरब कमाता है। हराम खोर। एक इश्तिहार चलता है हमारे टीवी पे, करते क्या हो? तो वो बंगा सा कहता है करना क्या है, जमीन नहीं बढ़ी है, और वो चाय उलट जाती है। वो चाय का ऐड है। अच्छा 1% बंदों के पास 22% से ज्यादा जमीन। याद रखना, जब मुसलमानों की फतूहात फैली तो हजरत उमर के खिलाफ लोगों ने कैंपेन चलाई। उन्होंने कहा हमें जमीनें दो, तो हजरत उमर ने कहा कि यह माले गनीमत नहीं, यह माले फे है। और वो बाकायदा एक
जंग वो हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने ही लोगों के खिलाफ जीती, हजरत अली ने कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें जागीरदार बनाना है, ये माले गनीमत नहीं है जमीन। अच्छा, ये नाम इस्लामी जमहूरिया, हरकतें देखो। अच्छा, मौलाना हजरात भी और बड़ी बातें करते हैं, महरम ना महरम, फलाना टमकाना। वो इधर आओ। अच्छा, ये सेक्टर 1800 अरब कमाता है, लेकिन सिर्फ 4 अरब टैक्स देता है। मैंने शब्बर साहब का, जो थे FBI के हेड थे, कि इन्होंने कोई इस पे कुछ एक्शन लिया तो इकट्ठे होके आ गए मुचंदर, मोटी तोंदें, मोटे गाटे, इकट्ठे होके आ गए। और उसको पता है हेड कौन कर रहा था उस वफद को? ये शब्बर साहब की, शब्बर जैदी, उनकी बात कर रहा हूं। उनको हेड कर रहा था PTI का। जागीरदार जागीरदार होता है, ये PTI या पीपल्स पार्टी या नून लीग या काफ लीग का नहीं होता। ये याद रखना, ये है तुम्हारे बजट की औकात। पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स पे टैक्स लगाना नामुमकिन है। हां, कोई मुस्तफा कमाल आए, कोई साया ही आ जाए हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे बंदे का। एक आखिरी बात, मुल्क में सैलाब है मनशियात का। सिर्फ शराब नहीं, वो तो डिबेटेबल है, हर तरह की। मैंने जिन्हें देखा भी नहीं जिंदगी में, पता नहीं, मैं नाम सुनता हूं आई से फलां टमकान, मैंने नहीं देखा। अरबों रुपए का टैक्स सिफर। अच्छा, शराब हराम है, रिश्वत हलाल है, सूद हलाल है, कम तोलना, जाली दवाएं बनाना, ये हलाल है। यहां से टैक्स मिल सकता। बात सुनो, अमेरिकन से ही कुछ सीख लो। एक जमाने में उन्होंने ये हरकत की थी, अमेरिका हिल के रह गया था। और जिस चवल ने ये कानून साजी करवाई थी, उसने बड़क मारी थी। बड़क सुनो, उसने कहा था कि ये अब कानून शराब पे पाबंदी का ये रिवर्स नहीं हो सकता। उसने कहा ये रिवर्स होना ऐसे ही है जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक चिड़िया चोंच में उठा के चांद पे ले जाए। ये जुमला था उसका। लेकिन वो चूंकि सेंसिबल प्रैक्टिकल लोग हैं, एल कपून भी उन्हीं दिनों की पैदावार था। वापस मनशियात तुमने रोक ली। ये मेरा ना मेरा, अच्छा टीवी पे बैठे होते हैं, ड्रामे चल रहे होते हैं, ये पता नहीं हज पे जा सकते हैं नहीं जा सकते, इजाजत मिल गई। ये फरोई मामलात हैं भाई। इस्लाम के बारे में देखो, अली शरीती साहब की ही बात सुन लो, चेंजिंग रूल्स फॉर द चेंजिंग नीड्स, अनचेंजिंग रूल्स फॉर द अनचेंजिंग नीड्स। होश करो, लोग भूखे मर रहे हैं। बात सुनो, कहत पड़ा था जो इस मुल्क में पड़ा हुआ है, तो हजरत उमर ने मुअत्तल कर दी थी सदा हाथ काटने की। तो कोई इंसानी हमदर्दी, कोई अपने हमवतनों पे रहम करो। मनशियात अरबों अरबों खरबों की इस मुल्क में स्कूलों के आगे तमाशे लगे हुए हैं ना, वो हराम है। रिश्वत हलाल है, कमीशन किकबैक हलाल है। ये बजट है आपका। सूद चल रहा है ना इस मुल्क में। IMF ने मुफ्त देने पैसे, अगर देने, जो भी भीख देगा लेगा ना, वो हलाल है। ये बजट है मुनाफिकों का आखिरी कारनामा। और ये पहला नहीं है, ऐसा ही होता है। सूद जैसी चीज, वो रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नुमी है, वो हलाल है। या तो बंद कराओ ना उसको भी। ये छोड़ो, ये जब तक इस मुल्क की लगामें किसी दुरुस्त हाथ में नहीं आती, दुरुस्त हाथ, दुरुस्त दिमाग, दुरुस्त दिल, उसको कख नहीं होना। यहाँ आगे चलो आप। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रेक से पहले हम बजट पर बात कर रहे थे। नवाज शरीफ ने अपनी ही हुकूमत के पेश किए जाने वाले बजट पर तबसरा किया है कि अल्लाह खैर फरमाए। यार, इन लोगों को पता होता कुछ नहीं।
ये चंद जुमले हमारे यहाँ बहुत मुस्तमल हैं। क्या इन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह पाक रहीम व करीम है तो कहार और जब्बार भी है? क्या इन्हें नहीं मालूम कि जिसने जन्नतें बनाई हैं जहन्नुमें भी उसी ने बनाई हैं? करतूत, काम, ये मशरूत होता है, रहमो करम उसका हम जैसे लोगों पे नहीं होता, क्योंकि ये मशरूत है। ये डूज एंड डोंट्स की कहानी है। मियाँ साहब, अब तो बीए की डिग्री भी आपको डुप्लीकेट मिल गई है। मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। इनको आइंदा लिखना चाहिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बीए। ओ भाई, ये सजा और जजा का खेल है। गुनाहगारों के लिए जहन्नुम दहकाए गए हैं। जो अपना पेट काट के भी जो अपने लोगों के लिए बेहतरी करता है या माशरे के लिए बेहतरी करता है, जन्नतें उसके लिए हैं। ये ठगों के लिए नहीं है। ये गरीबों के बच्चों के मुंह से निवाले छीनने वालों के लिए नहीं है। तो ये हमारे यहाँ करतूत किसी के हैं, अवाम भुगत रहे हैं। बहरहाल कह दिया उन्होंने, अब क्या करें, अब कह दिया। ठीक जी हज़रत साहब, दूसरी तरफ इसहाक डार ने बजट तकरीर के खात्मे पर अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा, तुंदिए बाल मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। पहली बात तो ये है कि ये शेर अल्लामा इकबाल के साथ मंसूब किया गया है। ये अल्लामा इकबाल का शेर नहीं है। एक बहुत ही बेचारे गुमनाम से किसी आदमी का शेर है। लेकिन चूँकि अल्लामा इकबाल को काब शुकाब इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद थीं, तो उसकी वजह से ये पड़ गया उनके तुंदिए बादे मुखालिफ से। वो जे हो जाए वज़ीर ख़जाना हो जाए, उन्हें शेर पढ़ देता है। ओ भाई डार साहब, हमें उकाब ना बनाएं, इंसान ही रहने दें। उकाब गोश्त खोर है। यहाँ तो लोगों को दाल रोटी नहीं मिल रही, उकाब बनाने चले। तुंदिए, पता नहीं की तुंदिए, कितना को तुंदिए, कब तक तुंदिए। जैसे अच्छा, इनको ये भी नहीं। इस मुल्क में सूरत हाल ये है कि मटन तो छोड़ो, बीफ को भी गोली मारो। जो ब्रायलर नहीं, टके टोकरी बेचारी, एक फिर मैं देसी चिकन की बात नहीं कर रहा, वो तो लग्जरी है, वो तो उमरा का खेल है। यहाँ तो मुर्गी भी अब ठंडी मिलती है। डार साहब गर्म मिजाज आदमी है, उनको नहीं पता होगा ठंडी मुर्गी क्या होती है। ठंडी मुर्गी डार साहब, जो जब किसी पोल्ट्री फार्म पे कोई वबा आती है, मुर्गियाँ मर जाती हैं, तो मरी हुई मुर्गियाँ बेच दी जाती हैं। उनको मार्केट की ज़बान में कहते हैं ठंडी मुर्गी। तो लोग अब ठंडी मुर्गी पे तो शायद गुजारा करते हों, गरम मुर्गी उनको नसीब नहीं है। और ये तुंदिए शुंदिए जो है ना, ये ना इस तरह के ऊंचा उड़ाने के लिए, IMF जाने के लिए, छोड़ो। औकात देखें, औकात बनाने चले हैं। सब छोड़े। दिलचस्प बात यह है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने बजट पर बहस का आगाज़ किया। अच्छा, जैसा बजट है वैसा ही आगाज़ है। मेरा एक ज़माने में राजा साहब के साथ कोई हल्की फुल्की गपशप रही है। आपने मुझे किस तरफ धकेल दिया है। मेरा लायलपुरी भाई है जी। लेकिन मैं देखो, मेरे पास ना, आपको तो आप मेरी टीम को तो पता है, मेरे पास तो ना सेल फ़ोन होता है, ना मुझे चलाना भी नहीं आता, मुझे लोग ही दिखाते हैं। सुना है उन्होंने अपनी तकरीर में मादनी वसाइल को मदनी वसाइल, तालीम को तलीम करार दिया है, इतराफ़ को अतराफ़ करार दिया है, रीढ़ की हड्डी को रीढ़ नहीं रीढ़, परेशान को परेशान, पंजाब को पंजाब, हकीकत को हकीकत, हैरान को हैरान, एक्सरे को एक्सरे मशीनें, एंजियोग्राफी को पता नहीं क्या, और कासिम के वालिद को, अपने साबिक बॉस को मरान खान। पाबंदी की पाबंदी, नाम का नाम मरान खान।
तो बहस जैसी बहस, जैसा बजट था वैसी बहस हो गई, जैसा बनाने वाला था वैसा ही बहस का आगाज करने वाला वो एक ही चीज़ है, ये मुल्क बस ठीक है, चलने दो। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े पते की बात की है कि मौशी इस्तेहकाम सियासती इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। खुदा की पनाह यार, ये इतना बड़ा फ़लसफ़ा बयान किया है। मैं इस इंकशाफ पे मैं आई वॉज शॉक्ड कि यार इतनी विजडम, इतनी दानाई, इतनी गहराई, इतनी गहराई, इतना विजन, यानी ये पाकिस्तान में किसी चपड़ कलातियों को अंदाज़ा ही नहीं था। इस बात पे तो इस डिस्कवरी पे उनको नोबेल प्राइज़ वगैरह मिलना चाहिए। एडम स्मिथ, मैं उनकी कवर पे भी गया हुआ हूँ, मैंने तो उनको पढ़ा हुआ है बड़ी तफसील के साथ। तो ऐसे बंदे की आलम बाला में रूह लर्ज गई होगी। इतना बड़ा इंकशाफ, एक आम आदमी, एक वज़ीर आज़म जो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो इतनी बड़ी इतना बड़ा इंकशाफ कर रहा है। और यहाँ से मुझे थोड़ा सा एक खौफ भी है कि सियासी इस्तेकाम तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, जो मर्जी कर लो। लेकिन बहरहाल इनके एहसासात को ज़रबें लग रही हैं, डॉलर। अच्छा, कमाल की बात है, जो मातम कर रहे हैं उनको ज़रबें लग रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इंकशाफ है। मैं तो इस पे हैरत का इजहार कर सकता हूँ और बहुत आई एम हाईली इम्प्रेस्ड कि एक ऐसी बात का इंकशाफ किया है जो किसी को मालूम ही नहीं, इतना बड़ा सीक्रेट कौम के साथ शेयर किया है कि सियासी इस्तेकाम के बगैर तो माशी इस्तेकाम हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जी आगे चलते हैं साहब, 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद के 22 वुज़रा के 9 माह के दौरान बैरून मुल्क 93 दौरे हुए हैं। क्या हमें गरीब मुल्क में है? नहीं, मुल्क तो बहुत ही गरीब है। गरीब तो फिर गुजारे माफिक ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये जो भी आपने ख्वाजा आसिफ का हवाला दिया है कि 80% जो आबादी है वो 2 वक्त की रोटी से महरूम है, तो मुल्क तो वाकई बहुत गरीब है। लेकिन ये सब अरबपति हैं, और अरबपति भी ये डॉलर्स में हैं। अच्छा, बाकी रह गया दौरे, तो पूरी की पूरी कौम दौरों में मुब्तला है, लेकिन दौरे अपनी अपनी किस्म के हैं। अवाम भूख, नंग, गुर्बत, जहालत के दौरों में मुब्तला है, तशन्नुज का आलम है, उनके हाथ पांव टेढ़े हो गए। ये तो अवाम का दौरा है। इनका दौरा लग्जरी, फेरा टोरा, PR, PDM वालों को दौरे मज़ीद बढ़ा देने चाहिए, वक्त कम रह गया है। इसको कहते हैं, हमारे पंजाब में कहते हैं, खुश रहो दूसरों के खर्चे पे। अवाम भूखे नंगे खुश रहो दूसरों के खर्चे पे। जुमा 8 दिन की इनकी हुकूमत नहीं, 93 दौरे। और होता क्या है, बंदा ना खारिश के बगैर खुजलाता नहीं है खुद को, यानी देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर एवरीथिंग। खारिश नहीं करता बंदा जब तक उसके ना खुजली ना हो। बंदा पूछे इन 93 दौरों का सैर सपाटे के अलावा, शॉपिंग के अलावा अगर कोई आउटपुट है तो कौम के सामने रख दो बस। 13 जमाती, 13 का तो हिंसा ही वैसे मनहूस है, इन्हें चाहिए किसी एक आध को शामिल कर लें, 14 कर लें इसको, ये बहुत भारी पड़ेगा इन पे, पड़ चुका है। चलें, ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पे लेनी एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, अहम खबर शामिल करेंगे। एक अखबारी खबर के मुताबिक पाकिस्तान में ऑयल के कारोबार से वाबस्ता डच कंपनी शेल ने पाकिस्तान में अपना बिजनेस खत्म करने का ऐलान किया, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद को धचका पहुंचा है। मैंने आज के अखबारों में पढ़ा है, नाम मेरे जहन से निकल गया है, को बड़ा मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ियों की, उनका सबा सत्यानाश हो गया है, और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो भी कांप रही है, और मुमकिन है वो भी किसी वक्त पैकअप कर लें। तो लेकिन इस मुल्क और कौम को इससे बड़े बड़े धचके लग चुके। 71 का धचका, यानी आधे मुल्क का ही, मुल्क का 2 लख्त हो जाना, इससे बड़ा काम तो नहीं है ना कोई बात। अच्छा, हालांकि मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं, इनकी खाल बहुत मोटी होती है, ये मगरमच्छ होते हैं, ये याद रखना। मल्टी नेशनल कंपनीज
ये मगरमच्छों से कम नहीं, ये अजदहे होते हैं। अगर इनकी भी चीखें निकल गई हैं। अच्छा, और कमाल की बात ये वो लोग हैं जो बदतरीन हालात में, फॉल ऑफ ढाका, जंगें, दलदले, फलाना टमखाना कभी नहीं हुआ। ये काम अब हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि सेंसिबल लोगों के लिए ये बहुत बड़ी वार्निंग है। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि असल सूरत हाल क्या है। ये तो सच बोलते ही नहीं, ये तो यूँ कर लूँगा, मैं मुँह कर लूँगा, तो मैं आँखें निकाल लूँगा, तो मैं आँखों में आँखें डाल के, ये इस तरह के जुमले शुमले इनको 10-20 आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और ये को बहुत खुशगवार नहीं है। इट इज़ सैड, बहुत अफसोसनाक। जी सही। हज़रत साहब, दो खबरें चीन और चीनियों से मुतालिक है। इसहाक डार ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की है, जिसमें IMF और हालिया बजट से मुतालिक गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा एक अखबारी खबर के मुताबिक चीनी खातून सरगोदा में अपने महबूब के पास पहुंच गई और इस्लाम कबूल कर लिया। देखो, बात सुनो, मैं बात थोड़ी मलफूफ करूँगा। याद रखना, सुपर पावर जो है हज़ारों मील दूर भी बहुत भारी होती है। चीन तो हमारा पड़ोसी है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि चीनी सफ़ीर से डार साहब की जो मुलाकात है वो उनके प्लान बी का हिस्सा है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप नालायक हो और बदनीयत हो, तो अमेरिका हो या चाइना हो, नोबडी कैन रेस्क्यू। याद रखना, अगर मैंने खुदकुशी का फैसला कर लिया है, तो किसी का बाप मुझे रेस्क्यू नहीं कर सकता। याद रखना, आपके अपने अंदर जब तक कोई विल नहीं है, वो हो नहीं सकती। प्लान बी की बात कर रहे हो, प्लान जी भी किसी काम नहीं आएगा। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी उसका हवाला दिया है कि इसको समझने की ज़रूरत है। अब है ज़माना न्यो कॉलोनियलिज्म का, बराह रास्त कब्जा नहीं होता, सारी लगामें उनके हाथ में। अच्छा, कभी बरतानिया की कॉलोनी रहे, अच्छा कभी गैर मुल्की हुक्मरानों की कॉलोनी रहे, आखिरी थे जो मजबूरन यहाँ सेटल हो गए मुग़ल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो तो यहाँ सेटल हो गए, तो सेटल पीछे ज़हीरुद्दीन बाबर के बच्चों ने वहाँ जाए क्या करना था फरगाना में। पीर साईं आएगा तो मिठे चौल खाएगा, ये मिठे चौलों का रौला है। अच्छा, रह गया वो जो आप महबूब के पास पहुँच गई, तो मैं जो मुस्तकबिल देख रहा हूँ, और अब से नहीं, मैं पिछले 5-4 साल में अपने कॉलम्स में इंडिकेट कर इशारे दे चुका हूँ, कुल की बात नहीं मैंने की। बाहमी शादियाँ ज़ोर पकड़ेंगी। हमारी आबादी है 25 करोड़ और चीनी है 1 अरब 42 करोड़, 1.5 अरब समझ लो, ये फिगर्स पुराने होंगे। 1.5 अरब, हम कितने? 25 करोड़। बाहमी शादियां होंगी। हम मुंजमद हो चुके हैं सदियों से, हम फ्रीज हो चुके हैं। टाइम लगेगा, और वो भी तब कि अगर कोई फ्रीजर से हमें बाहर निकालेगा। फ्रीजर में पड़ी 2 दिन से 4 दिन से पड़ी चीज बाहर निकालो तो उसको थॉ होने में टाइम लगता है। हमारा तो सूरत हाल ही और है। अब कॉलोनी, यहाँ तो मलक काफूर जैसे काले भी हमारे चौधरी रह चुके हैं, बाकी दुनिया की और कोई कौम हमने छोड़ी नहीं। ना अफ़गान छोड़े, ना सेंट्रल एशियंस छोड़े, ना ईरानी छोड़े, ना गोरे छोड़े, ना फिर अमेरिकन छोड़े। गोरे मैं कह रहा हूँ बरतानवियों को। तो चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है, बरादर हैं, और हिमालय से ऊंची है, और समुद्रों से गहरी है, और शहद से मीठी है, और फौलाद से मजबूत है। ये इस पे गौर करो। ये अब उनसे अगर कोई भीख शीख मांगे, अपने नाखून भी गिरवी रखने, कख आपके पल्ले कुछ रह जाएगा। सॉवरेंटी नाम की कोई चीज़ किताबों में ही होगी ना। जैसे आपका अवाम के साथ जो तल्लुक वास्ता आइन में, किताब में ही है ना। 75 साल में, 73 में चलो आइन बना, उसके बाद कभी अवाम के साथ कोई सिलसिला देखा आपने? किताब भरी पड़ी है, मेरे पास पड़ी है, अजीब सी लगती है मुझे। आइन की किताब मुझे लगती है लतीफ़ों पर मुश्तमिल किताब, और लतीफ़े भी कैसे तो मैं बयान नहीं कर सकता। चलो बेहतर है आगे चलें।
ठीक है हसन साहब, वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। अगर प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।